दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए कोणार्क नाटक का जो संक्षिप्त सार है वो मैं आप सभी के लिए लाई हूँ, क्योंकि आपके कमेंट आ रहे थे कि कोणार्क नाटक पे वीडियो बनाया जाए। तो चलिए आज इसी पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1951 ईस्वी। दूसरा प्रश्न जो यहाँ आ जाता है कि इसके लेखक कौन है। तो ये जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है। तो ये दो चीजें हैं जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और यही चीजें रिपीट होती है। इसके बाद देखिए, इसका जो भूमिका होता है वो भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इसकी भूमिका भी पहले हम पढ़ लेते हैं। श्री जगदीश चंद्र माथुर की नाट्य कृतियों से मैं बहुत पहले ही परिचित हूँ। अब यहाँ पे मैं एक जानकारी ये दे दूँ कि ये जो भूमिका इसमें लिखी गई है, ये जो इसके बारे में लिखा गया है, ये पंत जी के द्वारा लिखा गया है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि इसमें किसने लिखा है, तो पंत जी के द्वारा ये चीज लिखी गई है। तो चलिए अब भूमिका को पढ़ते हैं। उनके प्रारंभिक नाटकों में से एक भोर का तारा रूपाभ में प्रकाशित हुआ था। तो देखिए, भोर का तारा किसमें प्रकाशित हुआ था? रूपाभ में। प्रश्न यहाँ से भी आपके लिए बन जाता है। चलिए, कोणार्क उनकी अत्यंत सफल कृति है। हिंदी में नाट्य कला की ऐसी सर्वांगपूर्ण सृष्टि मुझे अन्यत्र देखने को नहीं मिली। ये सभी विचार जो है पंत जी के द्वारा कहे गए हैं। ठीक है, इसमें प्राचीन नवीन नाट्य कला का अत्यंत मनोरम सामंजस्य है। विषय निर्वाचन, कथा वस्तु, क्रम विकास, संवाद, ध्वनि, मितव्ययिता आदि सभी दृष्टियों से कोणार्क अद्भुत सुथरी संतुलित कलाकृति है। छोटे छोटे 3 अंकों, तो कितने अंक का है वो भी आपको पता चल गया यहीं पे कि ये 3 अंकों का नाटक है। अंक भी कई बार प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं। 3 अंकों के भीतर एक विराट युग के जीवन का स्पंदन कंपन गागर में सागर की तरह छलक उठता है। इसके उपक्रम तथा उपसंहार लेखक के अत्यंत मौलिक प्रयोग हैं, जिनमें नाटक की सीमाएं एक रहस्य विस्तार में खोसी गई है। उपक्रम में आंखों के सामने एक विस्मृत ऐतिहासिक युग का ध्वंस शेष कल्पना में समुद्र की तरह आर पार उद्वेलित होकर साकार हो उठता है, जिसकी तरंगों के व्यथा द्रवित उत्थान पतन में करुण विद्रोह भरा नाटक का कथानक मन की आंखों के सम्मुख प्रत्यक्ष हो जाता है। उपसंहार में नाटक की अमर अमिट अनुगूंज हृदय के श्रवणों में अविराम गूंजती रहती है। तो यहाँ पे जो लेखक हैं उनके द्वारा सबसे पहले जो है नाटककार के द्वारा उपसंहार आदि बताए गए हैं, ताकि इस नाटक को समझने में आपको कोई कठिनाई ना हो। इस नाटक का तृतीय अंक अत्यंत सशक्त तथा प्रभावोत्पादक बन पड़ा है। कलाकार का बदला जीवन सौंदर्य को ही चुनौती नहीं देता, अत्याचारी को भी जैसे सूर्यहीन लोक के अतल जगत अंधकार में डाल देता है। सहनशील विष्णु तथा विद्रोही धर्मपद में जैसे कला के प्राचीन और नवीन युग मूर्तिमान हो उठे हो। तो यहाँ पर ये इसका मुख्य पात्र है विष्णु, और इसके बाद देख सकते हैं कि विद्रोही पात्र कौन है, तो धर्मपद। धर्मपद में आधुनिक कलाकार का विद्रोह ही जैसे व्यक्तित्व ग्रहण कर लेता है। विष्णु और धर्मपद का पिता पुत्र का नाता, तो यहाँ पे आपको एक और चीज क्लियर हो गई कि विष्णु और धर्मपद कौन है, पिता और पुत्र है। और तत्व संबंधी करुण कथा जैसे इतिहास के गर्जन में मानव हृदय की धड़कन भी घुल मिलकर नाटक को मार्मिकता प्रदान करती है। आज के राजनीतिक आर्थिक संघर्ष के जर्जर युग में कोणार्क के द्वारा कला और संस्कृति जैसे अपनी चिरंतन उपेक्षा का विद्रोहपूर्ण संदेश मनुष्य के पास पहुंचा रही है। वो आपने देखा होगा कि कोणार्क जो है एक भव्य मंदिर है। तो ये जो कोणार्क मंदिर है उसी पर आधारित ये कथानक है। श्री माथुर को मैं उनकी इस उत्कृष्ट नाट्य कृति के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ भविष्य में वे इसी प्रकार अपनी विशिष्ट देन से हिंदी साहित्य के इस अंग को शक्ति तथा गौरव प्रदान करते रहेंगे। तो ये सारे कथन किसके द्वारा कहे गए हैं? पंत जी के द्वारा। अब बात करते हैं इसके विषय क्रम की। तो इसका विषय क्रम क्या है? तो देख सकते हैं सबसे पहले इसमें
संशोधित संस्करण का परिचय दिया गया है। तो जो आपने परिचय देख लिया, फिर इसके बाद इसका परिचय है, फिर कोणार्क नाटक है, और इसके बाद जो है इसका उपक्रम आ जाता है। तो यहाँ से जो है परिचय के बाद जो है ये नाटक शुरू होता है। उसमें सबसे पहले उपक्रम है, फिर इसका प्रथम अंक है, फिर उपकथन, फिर द्वितीय अंक, फिर उपकथन, फिर तृतीय अंक और फिर उपसंहार। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके बाद क्या आया है। सबसे पहले प्रथम अंक हो गया, ये 3 अंकों का है। प्रथम अंक और द्वितीय अंक के बाद जो है इसमें उपकथन आया हुआ है, और तृतीय अंक के बाद जो है वो हम कह सकते हैं कि लास्ट में क्या है, उपसंहार है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें परिशिष्ट दिए गए हैं। परिशिष्ट 1 में निर्देशक और अभिनेताओं के लिए जो है संकेत दिए गए हैं। परिशिष्ट 2 उदय की वेला में हिंदी रंगमंच और नाटक, इसके ऊपर बताया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके पात्रों की, कि इसके कौन कौन से पात्र हैं। तो सबसे प्रमुख पात्र, जैसे मैंने बताया कि इसका प्रमुख पात्र कौन है, तो वो है विशु, उत्कल राज्य का प्रधान शिल्पी और कोणार्क का निर्माता है। धर्मपद एक प्रतिभाशाली युवक शिल्पी है और विशु का पुत्र है। नरसिंहदेव उत्कल नरेश है। राज चालुक्य उत्कल नरेश का महामात्य है। मुकुंद विशु का मित्र और प्रौढ़ शिल्पी है। राजीव मुख्य पाषाण कीर्तक है। शैवालिक चालुक्य का दूत है। महेंद्र वर्मन नरसिंह देव का रहस्याधिकारी है। इसके अलावा भास्कर और गजाधर अन्य शिल्पी है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि एक शिल्पी कौन है, धर्मपद है, एक मुकुंद है, और एक जो है हमें ये 2 हमें और मिल रहे हैं, ये सब शिल्पी हैं इसके। फिर इसके बाद प्रतिहारीगण, सैनिक, फिर इसके बाद उपसंहार और उपसंहार में नेपथ्य, उपक्रम और उपसंहार में नेपथ्य से 3 स्वर आते हैं। ठीक है, सैनिक के जो है 3 स्वर आपको सुनाई देते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा तरीका है कि जितने इसके पात्र हैं, लेखक के द्वारा जो है, नाटककार के द्वारा जो है पात्रों का विवरण जो है इस नाटक में दे दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज लगी कि यहाँ पर आपको अलग से नहीं देखना पड़ा, यहाँ पर ही आपको नाटक के सारे पात्र मिल जाते हैं। काल की बात करें कि ये नाटक जो है, देखिए लेखक ने किस समय लिखा नहीं, इसमें किस समय की कथा कही गई है, तो वो है 1260 के लगभग। तो इसमें 1260 के लगभग की कथा कही गई है। अब कई बार स्थान भी पूछ लेते हैं कि नाटक में कौन सा स्थान है। तो देखिए प्रथम अंक में कोणार्क मंदिर में विशु का जो कक्ष है उसका वर्णन है। द्वितीय अंक में सेम यही चीज है, और तृतीय अंक में मंदिर के गर्भगृह से सटा अंतराल है। तो यहाँ पे 2 ही आपको याद करना है, प्रथम और द्वितीय सेम है और तीसरा अलग है। तो यहाँ पर फिर ये हो गया। अब चलिए डिटेल रूप में मैं पात्रों को पढ़ाती हूँ, इसकी कथानक क्या है उस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसकी विधा क्या है। तो ये नाटक है जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा, और इसका प्रकाशन वर्ष भी 1951 ईस्वी है। जगदीश चंद्र माथुर हिंदी की सक्रिय परंपरा के सूत्रधार है। देखिए वो मैंने पुस्तक से लिया था, तो उसका मैंने आपको अलग से बताया है, और यहाँ जो है मैंने अपने नोट्स के माध्यम से जो है यहाँ जानकारी दी है, इसलिए दोनों में थोड़ा सा अलग है। वो पुस्तक की जो स्क्रीनशॉट, वो कह सकते हैं PDF बनाया था मैंने, जो आपके लिए जरूरी पॉइंट्स से पुस्तक से, मेन बुक से, वो मैंने बताया था। चलिए यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर देख सकते हैं कि उनका जन्म 16 जुलाई 1917 को उत्तर प्रदेश के शाहजहां में हुआ। माथुर जी हमेशा भारतीय संस्कृति के संवाहक रहे। आकाशवाणी में महानिदेशक के रूप में उन्होंने कार्यक्रमों के द्वारा भारतीय साहित्य, कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। वे शास्त्रीय परंपरा को आधुनिकता से जोड़ने वाले नाटककार हैं। उनके नाटक अधिकतर ऐतिहासिक और पौराणिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे आपको एक संक्षिप्त रूप में इनका संपूर्ण जीवन जो है देखने को मिल गया। तो जीवन में जो पूछा जाता है वो हो गया इनका जन्म वर्ष, जन्म स्थान, और इसके बाद जो है हम बात करें कि इनके नाटकों की, तो इन्होंने कोणार्क नाटक 1951 ईस्वी, शारदिया 1959 ईस्वी और पहला राजा 1969 ईस्वी, तो ये इनके द्वारा लिखे गए नाटक है। चलिए बात कर लेते हैं कोणार्क नाटक की। कोणार्क हिंदी के महत्वपूर्ण नाटकों में से एक है। यह ऐतिहासिक कहानी पर आधारित है। इसका कथानक 3 अंकों में विभाजित है। पहला अंक
कोणार्क मंदिर में महाशिल्पी विशु के कक्ष में घटित होता है। मंदिर के मुख्य भाग विमान की स्थापना को लेकर विशु अत्यंत जो है चिंतित होते हैं। तो इसके पहले भाग में दिखाया गया है कि विशु का कक्ष है और यहाँ पर विशु जो है इस मंदिर के जो मुख्य भाग है उसकी स्थापना को लेकर चिंतित है। मंदिर बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है, लेकिन उसका शिखर अभी तक ठीक से नहीं जमा पाया है। विशु मंदिर का नाट्याचार्य सौम्य, श्रीदत्त और मुख्य पाषाण कीर्तक राजीव तीनों मिलकर इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये इसका पहला दृश्य है। इस समय राजीव धर्मपद नामक एक प्रतिभा संपन्न युवक के बारे में बताता है। विशु के कहने पर वह धर्मपद को बुलाने जाता है। तभी विशु सौम्य से अपनी प्रेम कहानी बताता है। वह सारिका नामक एक लड़की से प्रेम करता था और जब उसको ये पता चला कि सारिका माँ बनने वाली है तो भय के कारण वह वहां से भागकर यहाँ आ बसा। यह सब सुनकर सौम्य को आश्चर्य हो जाता है। इतने में राजीव धर्मपद को लेकर वहां आ जाता है। धर्मपद 16 वर्ष का एक युवक है। इतनी छोटी आयु में ही वह एक समर्थ शिल्पी बना है। इसके बारे में पूछने पर वह विशु से कहता है, मैं शिल्पी बना क्योंकि मुझे जीवित रहना था। धर्मपद के लिए कला जीवन और जीवन यापन का साधन दोनों है। वह कला में जीवन के पुरुषार्थ को प्रमुख स्थान देता है। कला के संबंध में विशु और धर्मपद के बीच खूब चर्चा होती है। विशु धर्मपद से पूछते हैं कि क्या वह अम्ल के ऊपर कलश स्थापित कर सकता है। इसी बीच चालुक्य के वहां आने की खबर सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तो ये सभी घटनाएं जो इसके प्रथम अंक में हो रही है। चालुक्य उत्कल देश के महामंत्री हैं। वे आकर शिल्पियों पर घोर आरोप लगाते हैं। एक सप्ताह के अंदर कोणार्क देवालय पूरा ना होने पर शिल्पियों के हाथ कट दिए जाने की धमकी देकर वे चले जाते हैं। इससे विशु जो है वो चकित हो जाते हैं। इस समय धर्मपद सबको संभालता है। वह कोणार्क को पूरा करने का उपाय बताकर विशु का सहायक बनता है। तो यहाँ पर जो है इसका प्रथम अंक जो है समाप्त हो जाता है। और द्वितीय अंक की बात करते हैं तो द्वितीय अंक भी उसी कक्ष में घटित होता है। उत्कल नरेश आकर कोणार्क मंदिर के स्थापत्य की प्रशंसा करते हैं। तो पहले अंक में यहाँ पर बात चली थी और दूसरे अंक में जो है इसकी स्थापना हो चुकी है। वे विशु को सम्मान स्वरूप रत्नमाला प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन विशु बताते हैं कि उसका सच्चा अधिकारी धर्मपद है। उस दिन धर्मपद को महाशिल्पी का पद प्राप्त होता है। धर्मपद नरसिंह देव से चालुक्य के अत्याचारों के बारे में बताता है। राजा को इन बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन कुछ समय बाद ही चालुक्य के विद्रोह और आक्रमण की सूचना मिलने पर उन्हें वह सब कुछ समझ में आ जाता है। सब लोग चिंतित हो जाते हैं। उस समय भी धर्मपद सबको संभालता है। कोणार्क की रक्षा का वचन देकर वह राजा को धीरज प्रदान करता है। तो द्वितीय अंक जो है उसमें देखिए, पहले अंक में मंदिर की स्थापना की बात चली और धर्मपद ने जो है सारा भार अपने ऊपर ले लिया और उसने वो चीज कर दी। द्वितीय अंक में वो जो है उसको प्रशंसा मिलता है, महाशिल्पी का पद मिलता है और इसके बाद जो है वो सारी घटनाएं जो है राजा को जो है चालुक्य की जो चालें होती है उनसे परिचय करवाता है और आक्रमण आदि की जो सूचना होती है, जब उसको मिलता है कि चालुक्य जो है राजा पर आक्रमण करने वाला है तो वो सारी घटनाएं जो है वहां भी वो सारी चीजें वही संभालता है। चलिए अब तृतीय अंक पे आ जाते हैं। तो तृतीय अंक अत्यंत मार्मिक घटनाओं से गुजरता है। धर्मपद और उसके साथियों ने अपना वचन पूरा कर लिया। तो कोणार्क की रक्षा का वचन दिया था और यहाँ पर वो वचन जो है तीसरे अंक में पूरा किया गया। भीषण युद्ध के दौरान विशु को पता चलता है कि धर्मपद अपना बेटा है। धर्मपद भी यह जानकर बहुत खुश हो जाता है। पिता और पुत्र के मिलन के उसी समय कुचक्री चालुक्य युद्ध के नियमों का उल्लंघन कर कोणार्क को घेर लेता है। धर्मपद उसी क्षण युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। विशु चाहकर भी धर्मपद को रोक नहीं पाया। पिता की ममता और पश्चाताप विशु के मन को कमजोर बना रहा था। फिर भी वह कोणार्क मंदिर को चालुक्य जैसे अत्याचारियों के हाथ से बचाने का निर्णय लेकर सूर्य भगवान की मूर्ति के पास पहुंचता है।
इसी समय धर्मपद शत्रु से लड़ते हुए अत्यंत भयावह मृत्यु को प्राप्त करता है। चालुक्य के मंदिर में घुसने की चेष्टा को निष्फल करने के लिए विशु शिखर भाग को ध्वस्त कर देता है। इसके फलस्वरूप चालुक्य और उसके सैनिक सौम्य विशु सभी लोगों की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार जो है नाटक समाप्त हो जाता है, यानी नाटक में जितने भी पात्र हैं हम कह सकते हैं कि सभी का जो है अंत हो जाता है उस मंदिर को बचाने के लिए। कोणार्क नाटक में व्यक्तिगत, ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं का चित्रण हुआ है। नाटक का कथानक संघर्षपूर्ण परिस्थितियों से भरा है। नाटककार अपने नाटक में एक कलाकार की करुण कथा के जरिए कलाकार के संघर्ष का चित्रण कर रहे हैं। संक्षेप में कहे तो कथानक, संवाद, पात्र, भाषा शैली, उद्देश्य आदि सभी दृष्टियों से ये जो है अत्यंत महत्वपूर्ण नाटक है। तो ये नाटक जो है ऐतिहासिक कथा वस्तु को इसमें आधार बनाकर लिखा गया है। कोणार्क की विशेषता बाह्य संघर्षों के साथ मनुष्य और कलाकार के जो भीतरी संघर्ष है उसका चित्रण देखने को मिलता है। उत्कल नरेश महाराज नरसिंह देव के आदेश पर विगत 12 वर्षों से मंदिर का निर्माण हो रहा है। यह निर्माण कार्य किसके द्वारा हो रहा है? महाशिल्पी विशु के निर्देशन में जो है 1200 शिल्पियों के द्वारा जो है ये कार्य किया जा रहा है। बंग प्रदेश में सैनिक कार्रवाई के चलते महाराज को यही जाना पड़ा है और अब शासन महामत चालुक्य के हाथों में है। तो महाराज जो होते हैं वो कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं और यहाँ पर जो है चालुक्य सारा शासन जो अपने हाथ में ले लेता है। चालुक्य निर्देशन देते हैं कि यदि 1 सप्ताह में मंदिर का कार्य पूर्ण ना हुआ, क्योंकि ये जो है 12 साल से ये काम चल रहा था, तो यहाँ पर जब चालुक्य के हाथ में सारी चीजें आ जाती है तो वो 1 सप्ताह का टाइम देता है कि 1 सप्ताह में तुम सारा काम करोगे और नहीं अगर करते हो तो फिर तुम्हारा हाथ काट दिया जाएगा, जितने शिल्पी हैं उनके हाथ काट दिए जाएंगे। मंदिर पर शिखर की स्थापना का कार्य अभी भी लंबित है और इस कार्य को विशिष्ट क्षमतावान धर्मपद पूरा कर देते हैं। चालुक्य के षड्यंत्र से राजद्रोह हो जाता है जिसे भी धर्मपद समाप्त करते हैं, किंतु उनके जीवन का अंत हो जाता है। इस आघात और चालुक्य की विजय से महाशिल्पी विशु व्यथित हैं और वे शिखर से चुंबक हटा देते हैं जिससे मंदिर विखंडित होकर बिखर जाता है। कलाकार की पराजय न होने देने का धर्मपद का स्वप्न पूरा हो जाता है। तो जहाँ मतलब देखिए चालुक्य ने तो आक्रमण कर दिया था और धर्मपद जो है पूरी तरीके से लड़ा और वीरगति को हम कह सकते हैं कि वो प्राप्त हुआ था और मंदिर के अंदर इसके बाद जो चालुक्य होता है वो मंदिर के अंदर आने लगता है। तो जो विशु होता है वो सोचता है कि ये तो इसके अधिकार में ना आ जाए, तो मंदिर का जो शिखर होता है वही वो ध्वस्त कर देता है और कलाकार की विजय होती है, उसकी वो जीत नहीं होने देते हैं। तो यही संपूर्ण कथानक है। विख्यात नाट्य समीक्षक नेमिचंद्र जैन ने कोणार्क के विषय में लिखा है, कोणार्क में एक बीते हुए युग के संदर्भ में समकालीन जीवंत भाव स्थिति का अन्वेषण किया है, जिसमें घटनाओं, पात्रों और भाषा को एक से अधिक स्तर और आयाम प्राप्त होता है और संभाव्य निहित नाटकीय अर्थों का महत्व बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि कोणार्क नाटक का उद्देश्य क्या है। तो लेखक जगदीश चंद्र माथुर यह भी कहना चाहते हैं कि विश्व प्रसिद्ध सूर्य देवता का कोणार्क मंदिर सभी मंदिरों के बाद में बना, लेकिन उसका तुरंत ध्वंस जो है क्यों हुआ? इसके पीछे कलाकार के गहन अंतर्द्वंद का महान उद्देश्य छिपा है। इसी उद्देश्य को प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने कोणार्क नाटक की रचना की। तो ये मंदिर जो है आप सभी ने देखा होगा, बहुत सारे देख चुके होंगे या हमने ये मंदिर काफी चीजें इसके बारे में सुनी है कि ये मंदिर कहाँ पर है, उड़ीसा में है। तो ये चीज़ें आप सभी को जो है पढ़ा था, लेकिन ये नाटक के रूप में इस नाटक में लेखक ने जो है पूरे तरीके से जगदीश चंद्र माथुर ने बताया है कि इसके ध्वंस का क्या कारण है, कलाकार की जो गुण है या कलाकार का जो संघर्ष है वो इस नाटक में उतारा गया है। चलिए इस नाटक के पात्रों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम कहते हैं विशु। प्रस्तुत एकांकी का प्रमुख पात्र जो है वो महाशिल्पी है। धर्मपद को अपना पद देने के लिए सहर्ष तैयार हो जाता है क्योंकि वह महाचालुक्य के दंड से भयभीत था। वह सरल, सहृदय एवं उत्तम विचारों वाला था। कोणार्क मंदिर की स्थापना के लिए अथक प्रयास करता है। धर्मपद वह एक कर्तव्य परायण और आत्मविश्वासी युवक है। एक साधारण सावले रंग का 18 वर्ष का नवयुवक है, 16 या 18 वर्ष हम कह सकते हैं। वह महत्वाकांक्षी, निश्चल एवं कुशल व्यवहार का है।
धर्मपद निडर एवं विद्रोही स्वभाव का है। विपत्ति में वह अपने अपमान की चिंता न करते हुए कोणार्क मंदिर में कलश स्थापना करने का प्रयास करता है। उसे ज्ञात था कि कलश स्थापना करना सरल नहीं, परंतु वह एक बार प्रयत्न करके सभी शिल्पियों को दंड देने से बचाता है, क्योंकि चाणक्य ने कहा था कि सभी शिल्पियों को दंड दिया जाएगा अगर काम इसका पूरा नहीं हुआ। सौम्य सौम्य नाट्याचार है और इस कारण वह कलाकार एवं शिल्पियों को सम्मान देता है। उसके शिल्पियों के प्रति इस प्रकार के विचार है: शिल्पी तुम विष्णु हो, शंकर नहीं, निर्माता हो, संहारक नहीं। महाराज चाणक्य को वे हृदयहीन व्यक्ति घोषित करते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं महादंड पाशी की क्रूरता को देखा है। महामंत्री चाणक्य, ये हम कह सकते हैं इसका खल पात्र है, खलनायक पात्र है। उसके हृदय में राजकर्मियों के प्रति इस प्रकार के विचार थे: राजनगरी में मैंने ठीक सुना था कि कोणार्क में राज्य कोष नष्ट हो रहा है, न शिल्पी लोग ठीक से काम कर रहे हैं, न मजदूर। 10 दिन हो गए, कलश स्थापित ना हो सका। महामंत्री चाणक्य अत्यंत क्रूर एवं दुष्ट प्रवृत्ति का शंकालु व्यक्ति है। उसको किसी भी व्यक्ति के प्रति विश्वास न था, प्रत्येक राज्य कर्मचारी को शंका की दृष्टि से देखता था। फिर इसके बाद बात करेंगे उत्कल नरेश की। तो वह कुशल शासक और आदर्श विचारों के हैं। वह सरल एवं सहृदय व्यक्ति है। उनके हृदय में सद्भावना है। वे महामात्य पर संपूर्ण राज्य का उत्तरदायित्व सौंपकर बंग विजय के लिए प्रस्थान करते हैं। उनके विषय में शिल्पी विशु के विचार इस प्रकार है: महाराज श्री नरसिंह देव की क्रोधाग्नि उसे तो करुणा की फुहारें क्षण भर में शांत कर देती है। तो ये जो है इस नाटक के गौण पात्र हैं। फिर बात करते हैं राजीव की। तो ये प्रधान मूर्तिकार हैं। सरल एवं सहृदय विचारों वाले व्यक्ति हैं। शिल्पियों के प्रति उसके हृदय में सम्मान और दया की भावना है। उसकी दृष्टि में चाणक्य महामंत्री अत्यंत दुष्ट है। उसको वह देखना तक पसंद नहीं करता। उत्कल नरेश व अन्य शिल्पियों के प्रति उदारता का भाव रखता है। कला का पारखी एवं सम्मान देने वाला आदर्श पुरुष है। नाटक के पात्र जीवंत एवं विषयानुरूप है। इस प्रकार कह सकते हैं कि नाटकीय तत्व के आधार पर ये जो है एक सफल नाटक है। बात कर लेते हैं हम भाषा शैली की। तो इसकी भाषा सरल है और तत्संप्रधान संस्कृत निष्ठ है। वाक्य सुगठित है तथा वाक्य विन्यास जो है वो दीर्घ है, लेकिन इनमें सरलता भावगम्य की सहजता है। तो इसका एक उदाहरण यहाँ देख सकते हैं: मुझे न मालूम था कि सूर्यदेव की जिस विशाल वाहन का स्वप्न में देखा करता था वह सच्चा होते होते इस पार्थिव धरातल से उठकर भगवान भास्कर के चरण छूने के लिए उतावला हो उठेगा। भाषा काव्य गुणों से युक्त है, शैली परिमार्जित तथा प्रवाहपूर्ण है तथा विषय को स्पष्ट करने में पूर्ण रूप से सक्षम है। तो चलिए, ये था संपूर्ण कोणार्क नाटक। तो आप सभी को ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और परीक्षा की दृष्टि से जितने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे सारे ही पॉइंट्स यहाँ ले लिए गए हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।